कि हर एंजाइम का जो एक्टिव साइट है इसके लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगा। ये इसके साथ बाइंड होगा, फिर इसकी कैटालाइजेशन हो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम नंबर 21 है इसके साथ एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है और इंस्टेड ऑफ 46 इस बंदे के साथ 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एएफएनएस टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 11 को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first MCQs is which of the following combination is an example of self-replicating organelles? ऑर्गेनल्स क्या है? हमारे सेल में ऐसे स्मॉल बॉडीज होती हैं जो अपना एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स वो ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपने तादाद को खुद क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स है। बेसिकली किसी भी सेल के रेप्लिकेशन के लिए उसमें डीएनए का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे सेल में वाहिद दो ऐसे ऑर्गेनल्स है जिनके पास अपना डीएनए है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स हैं। एक्सक्यूज नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ये हमारे पास एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अब डाउन सिंड्रोम काज क्यों होता है? इसे हम बेसिकली ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। हमारे टोटल बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से और सिंगल में हमारे पास 46 प्रेजेंट होते हैं। इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम नंबर 21 है इसके साथ एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है और इंस्टेड ऑफ 46 इस बंदे के साथ 47 क्रोमोसोम्स होते हैं और इन बंदे को जिनके पास 47 क्रोमोसोम है हम कहते हैं कि इसे डाउन सिंड्रोम है। Excuse number 3 is sickle cell anemia is an example of। तो सिकल सेल होता क्या है? आप लोगों ने क्रिसेंट मून को देखा होगा। हिलाल टाइप सेल होता है। वैसे तो जो सेल होता है रेड ब्लड सेल का वो गोल होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में इसका शेप बिगड़ जाता है और हम कहते हैं कि हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल है। पॉइंट म्यूटेशन है क्या? अगर मैं कहूँ कि ए के सामने यहाँ पर टी है, बेसिकली जो बेस पेयरिंग होती है, और सी के सामने जी है। अब इसमें जो सिंगल बेस पेयर है जो जी है ये रिप्लेस हुआ है किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, तो इसे हम नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन का। एक्सक्यूज नंबर 4 इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन इज। तो प्लास्टिड्स के हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इसमें जो क्रोमोप्लास्ट है स्टूडेंट्स ये पॉलिनेशन में हेल्प करवाता है। अब क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा और कलर प्रोड्यूस करता है जिस तरह रेड, ऑरेंज, येलो। तो फ्लावर के कलर भी आप लोगों ने देखे होंगे, रेड होता है, ऑरेंज होता है, वाइट होता है। सो जब पोलिनेटर इस कलर को देखते हैं तो वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसके ज़रिए क्या होती है? पॉलिनेशन होती है। इसके बरकस अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास कलरलेस प्लास्टिड है और इसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स की स्टोरेज होती है। एक्सक्यूज नंबर 5 इज प्यूरीन एंड पायरिमिडीन्स आर इन इक्वल रेशन इन डीएनए, इट वाज इंडिकेटेड बाय। तो जो प्यूरीन्स है और पायरिमिडीन्स है कहा जाता है कि ये डीएनए में इक्वल रेशो में होते हैं, ठीक है, रेशन नहीं है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था चारगॉफ ने। बेसिकली जो डीएनए का स्ट्रक्चर इसे वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया है, लेकिन पायरिमिडीन और प्यूरीन्स की जो रेशो है ये बताई है चारगॉफ ने। अब प्यूरीन्स हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें जो रिंग प्रेजेंट होंगे वो डबल होंगे और जो पायरिमिडीन से सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अगर हम प्यूरीन्स की बात करें तो प्यूरीन में एडेनिन एंड गुआनिन आ जाता है और पायरिमिडीन में यूरासिल है, साइटोसिन है एंड थायामीन है। Excuse number 6 is chlorophyll is a blank molecule. So you have to know that chlorophyll is an organic molecule.
अगर आप क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में देखोगे तो इसके सेंटर में एक मैग्नीशियम है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास 4 पायरोल रिंग है। और ये जो 4 पायरोल रिंग है ये नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं और इस नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं कि क्लोरोफिल ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। Excuse number 7 is ribonucleoprotein particles are the name of। So ribonuclear protein particles ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आरएनए का नाम है। ठीक है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। होता क्या है, जब आरएनए और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स आपस में कंबाइन हो जाए तो इसे हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं। Excuse number 8 is lock and key model was proposed by। सो लॉक एंड की मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली सुटेबल है फॉर एंजाइम और ये पेश किया था इमल फिशर ने। लॉक एंड की मॉडल है क्या कि हर एंजाइम का जो एक्टिव साइट है इसके लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगा, ये इसके साथ बाइंड होगा, फिर इसकी कैटालाइजेशन होगी। इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है इसमें कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा, हर सबस्ट्रेट यहाँ पर आके बाइंड नहीं हो सकता। जिस तरह अगर हम लॉक की बात करें तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक की चाहिए होती है, हर की से वो लॉक नहीं खुलता। तो सेम लाइक दैट सबस्ट्रेट और एंजाइम के एक्टिव साइट का भी ये मिसाल है। Excuse number 9 is which step causes activation of catalytic site of an enzyme। कैटालिटिक साइट वो साइट है जिस पर सबस्ट्रेट की कैटालिसिस होगी, यानी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और ये होता है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हैं क्या? ये एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आ गया और एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो गया। तो ये जो सबस्ट्रेट का बाइंड होना है एक्टिव साइट के साथ, इसी को हम नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। Excuse number 10 is amoeboid movements and movements of cyclosis is due to। cyclosis means cell movement और अमीबा आप जानते हो कि ये क्या है, ये एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि अपने स्ट्रक्चर को चेंज करे और इनकी ये जो मूवमेंट है ये ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट्स है। जिस तरह माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये मिलकर बनाते हैं साइटोस्केलेटन को, लेकिन इसमें जो अमीबाइड मूवमेंट में शामिल है, जो अमीबाइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो है माइक्रोफिलामेंट्स। Excuse number 11 is enzymes blend the activation energy of a chemical reaction। तो एंजाइम्स आप लोग जानते हो कि हमारे पास ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, लाइट अगर मैं कहूँ कि एक रिएक्शन को परफॉर्म करने में 20 मिनट्स लग रहे थे तो एंजाइम्स करते क्या है, इसके एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं और ये जो रिएक्शन 20 मिनट में होना था या 20 एटीपी से होना था, ये रिड्यूस होकर 10 एटीपी से होने लग जाता है। सो हम क्या कहेंगे कि जो एंजाइम्स है ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। Excuse number 12 is which one forms the raw material for coenzyme। सो कोएंजाइम्स हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। कोएंजाइम्स मैं आपको सिंपली बताता हूँ। देखिए एंजाइम्स का काम क्या है, कैटालिसिस को परफॉर्म करना, यानी किसी रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो जो कोएंजाइम ये करता क्या है कि जो एंजाइम्स का कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है और इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो है वाइटामिन, यानी जो कोएंजाइम्स है ये वाइटामिन से बनते हैं। एक्सक्यूज नंबर 13 इज proteins and lipids are converted into glycolipids and glycoproteins by adding carbohydrates by। तो स्टूडेंट्स ये काम है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ का। जब भी किसी सेल में प्रोटीन्स या लिपिड्स बनते हैं तो बाज़ औक़ात इसकी मॉडिफिकेशन के लिए इसको भेजा जाता है गोल्जी बॉडीज़ में। तो गोल्जी बॉडीज़ वहाँ पर करते क्या है, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करते हैं और इन प्रोटीन्स और इन लिपिड्स को चेंज करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में। नंबर 14 इज इन गोल्जी ऑपरेटर्स द मैच्योरिंग फेस इज। सो स्टूडेंट्स गोल्जी बॉडीज में जो मैच्योरिंग फेस होता है वो कॉनकेव होता है। एक्सक्यूज नंबर 15 इज अ कोफैक्टर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक आयन विच इज डिटेचेबल इज कॉल्ड। यहाँ पर ये डिफिनीशन की जा रही है बेसिकली कोफैक्टर की। अब कोफैक्टर का एंजाइम में क्या काम है? जब एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाता है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं,
फिर एंजाइम तब तक अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक इसके साथ एक को फैक्टर आके बाइंड ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ए फिनिस्ट्रिस प्रिपरेशन एमसीक्यूज का यह था पार्ट नंबर 11। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एमसीक्यूज की समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।